नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए गए हैं। विगत परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आज मैं जिन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा वो सारे प्रश्न भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपके कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मेरी इच्छा होगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करेंगे। यदि चैनल पर आप मेरे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, या अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। आइए हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। दे रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये यूनिवर्स चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो सबसे बड़े अगर वृत्त की बात की जाए तो देखिए इसमें पहला दे रहा है आर्कटिक वृत्त, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं होगा। विषुवत वृत्त ये इसका सही आंसर बनेगा। कर्क रेखा ये भी गलत है और मकर रेखा ये भी गलत है। देखिए अगर हम बात करें आपको सबसे बड़ी वृत्त की, तो देखिए पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है जो बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए बनाया जाता है और उस पर जिन रेखाओं को दिखाया जाता है उसको थोड़ा सा मैं ये डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सबसे बीच में रेखा होती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का काम करती है, उस अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी इक्वेटर, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। और अगर हम इस रेखा को देखें तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो इस अक्षांश रेखा के द्वारा पृथ्वी पर जो परिधि बनाया गया वो परिधि भी सबसे बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक की, तो आर्कटिक रेखा यहाँ पर है आपको 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है। और 66.5 से नीचे नॉर्थ गोलार्ध में ही, उत्तरी गोलार्ध में ही ये 23.5 आपको ये कर्क रेखा कही जाती है। अगर हम नीचे आए 23.5 पर तो नीचे 23.5 आपको मकर रेखा कहलाता है और 66.5 अगर आए तो ये कहलाता है अंटार्कटिक रेखा। ये अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे बड़ी वो रेखा हो जाएगी जो बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो आपका सही आंसर इसमें जा रहा है विषुवत वृत्त। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। ओजोन क्षेत्र, जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में भी और बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है और ये पूछ रहा है कि ओजोन जो छिद्र है वो सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है। सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है अफ्रीका, ये गलत है। भारत, ये भी गलत है। अंटार्कटिका, ये आपको सही है। अंटार्कटिका के ऊपर ही सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका एक महादेश में गिना जाता है जो श्वेत महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल बर्फ की चादरें ही बिछी हुई हैं। इन क्षेत्रों में कोई रहता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर इन क्षेत्रों में कोई नहीं रहता है और यहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर अगर ओजोन छिद्र हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में बनेगा। आइए सबसे पहले हम जानें कि ये ओजोन छिद्र क्या है और इससे क्या रिलेशन है अंटार्कटिका का। देखिए ओजोन हमारे पृथ्वी का एक परत है वायुमंडल का जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करता है, जिसको हम अल्ट्रा वायोलेट रे भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत गर्म गैस हैं और ये अगर सीधे धरातल से टकराएं तो जो भी पृथ्वी पर निवासी हैं उनको स्किन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी होगी। लेकिन अगर ये बर्फ़ से आकर टकरा रहा है तो बर्फ़ इसकी गर्मी से पिघलेगा और ये पिघलकर सीधे आपको महासागरों में जाएगा, जिसका जल स्तर पहले से ही काफ़ी उठा हुआ है। और जब इसमें जल जाएगा तो और भी इसका जल स्तर ऊपर उठेगा, जिससे समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने के बाद
सारा जल नदियों की तरफ प्रभावित होने लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि सारी नदियों का जल जाकर समुद्र में गिरता है, लेकिन समुद्र का जलस्तर ही अगर ऊंचा उठ जाए तो उस परिस्थिति में समुद्र की तरफ से जल नदी की तरफ आने लगेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी विश्व के बड़े बड़े शहर हैं वो सारे शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो इस तरह से सारे शहर डूब जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए चुनौती है ओजोन छिद्र होना। और ओजोन छिद्र को जो ओजोन की जो मोटाई होती है, जो ओजोन गैसों से मिलकर बना हुआ है ओजोन मंडल, इस ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है, यानी कि दरार जो है ना ये ओजोन मंडल का, ये यहाँ पर जैसे देखिए ऐसे ये काफ़ी पतला हो गया है। और इस ओजोन परत की जो मोटाई मापने का काम करता है उसको हम डाप्सन इकाई कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाप्सन इकाई, यानी ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। और ये अंटार्कटिका के ऊपर ही इस प्रकार का पतला परत बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये मोटाई बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो सीधे पराबैंगनी किरणें ये धरातल से आकर टकराएगी और बहुत ही गंभीर संकट उत्पन्न कर देगा। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं इस कमज़ोर हो रही ओजोन परत को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो ओजोन परत को, यानी ओजोन गैस को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, ओजोन गैस को जो गैसें नुकसान पहुंचाती हैं, उस नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन कम से कम करने की प्रेरणा लोगों को दी जा रही है। जैसे आप सभी को पता है कि ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने का काम जो करती है गैस, उसको हम CFC कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसको हम फ्रियोन भी कहते हैं। इसी को हम फ्रियोन भी कहते हैं। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो होता है वह AC से होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है, मोटर वाहनों के धुओं से भी थोड़ा बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ओजोन गैस, जिसको हम O3 कहते हैं, और इन्हीं ओजोन गैसों से हमारा ओजोन मंडल बना हुआ है। जब ये ओजोन गैस नुकसान होगा तो परत जो है कमज़ोर होते जाएगा और अंततः तो हमारे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस CFC गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए या दुनिया भर में ओजोन परत के ऊपर चिंता जताते हुए वैज्ञानिकों ने एक दिवस भी घोषित कर दिया है, ओजोन दिवस, जो प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसका सीधा सा मुख्य उद्देश्य ये है कि ओजोन गैसों को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। जैसे आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा धरती के तापमान को बढ़ाता है, उसमें जो प्रमुख गैसें हैं उसमें आता है मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ये सारी गैसें जो हैं नुकसान पहुंचाता है और ये सब धरती के तापमान को गर्म करने वाली सब गैसें हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि डाइक, ये बहुत ही एक शानदार वर्ड है ज्योग्राफी में। डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित किस देश में पाया जाता है? देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि ये आपका धरातलीय भाग है, इस प्रकार का धरातलीय भाग है, और एक धरातलीय भाग जो है ऐसे हैं आपको इस प्रकार से, और इसके बीच में आपको जो ये दरार दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, इन्हीं गैपों के बीच जो मैग्मा होता है वो लंबवत रूप से, यानी सीधा बिल्कुल लंबवत, ये यहाँ पर जम जाता है। और इसी मैग्मा के जमने से, यानी लंबवत मैग्मा के जमने से जो आकृति बनती है उसी को हम डाइक कहते हैं। यानी धरातल के नीचे चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं, उन दरारों के बीच में यदि लंबवत रूप से मैग्मा का जमाव हो जाए, इसमें मैग्मा का जमाव हो जाए, तो इससे जो स्थलाकृति बनती है उसी को हम डाइक कहते हैं। और आपको बताना चाहिए कि धरातल के नीचे सबसे अधिक मात्रा में कोई पदार्थ है तो मैग्मा है, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसी मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और इसी आग्नेय चट्टानों के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें आपको ग्रेनाइट चट्टान, बैसाल्ट चट्टान, डोलेराइट चट्टान होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि डाइक जो है वो किस प्रकार का स्थलाकृति हो गया, तो दो चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं उसके बीच में अगर लंबवत रूप से मैग्मा जमे तो इसको हम डाइक कहते हैं। और यदि इस प्रकार के डाइक को देखना है भारत में, तो आप जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में चले जाइए, जहाँ पर बहुत अधिक डाइक आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जो डाइक हैं वो आपको किस देश में है? हॉलैंड, जिसको हम नीदरलैंड भी कहते हैं। सही आंसर बनेगा हॉलैंड। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक और शानदार क्वेश्चन कंपटीशन के लिए, निम्नलिखित में से किस देश को कट फ्लावर्स कट फ्लावर्स का मतलब होता है कि फूल जो होते हैं जिसको लेकर बहुत सारे देशों में बहुत तरह का कार्य लिया जाता है, खास करके सजावट वगैरह के क्षेत्रों में अगर देखा है तो फूल का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। तो कट फ्लावर्स पौधों से फूलों को काट करके उसका इस्तेमाल सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है, जिसको भूमंडलीय व्यापार का एक हब केंद्र बना दिया गया है, वो जगह भी आपको बनेगा नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड कहते हैं। यानी यहाँ पर फूलों को पेड़ों से काट करके बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए भी फूल यहाँ पर गुलदस्ते के रूप में बना कर दिया जाता है। उसी प्रकार से किसी डेकोरेशन के समय, शादी विवाह के मौके पर भी इस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट अतिथि के मिलने के समय भी फूलों को गुलदस्ता को भेंट किया जाता है। तो फूलों को काट कर उससे विभिन्न यूज़ को लेना, ये कट फ्लावर्स में आता है और इसका सबसे बड़ा हब केंद्र नीदरलैंड है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भूशून्य, जिसको हम ग्राउंड जीरो के नाम से भी जानते हैं, ये ग्राउंड जीरो क्या है तो ध्यान से सुनेंगे। आपको पता होगा 11 सितंबर वो डेट दुनिया के लोग भूल नहीं पाते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे गगनचुंबी इमारतों को दो प्लेन को हाईजैक करके इन दोनों इमारतों को गिरा दिया गया था। दुनिया भर में इस आतंकवादी हमले के बाद खलबली मच गया था। तो वहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या पेंटागन जो क्षेत्र बना हुआ था, उसी क्षेत्र को हम लोग ग्राउंड जीरो कहते हैं। और ये इलाका जो है अमेरिका में स्थित था। यानी कि आपका सही आंसर कौन सा बनेगा? न्यूयॉर्क। क्योंकि बाकी जो इसमें दिया हुआ है, जिसमें एक है ग्रीनविच, ये आपको नहीं होगा क्योंकि ये लंदन में है, जहाँ से हम पूरी दुनिया के समय की तुलना करते हैं। इंदिरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और यदि श्रीहरिकोटा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। न्यूयॉर्क, इसी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन कभी हुआ करता था, जिसको बहुत बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के द्वारा जो है ध्वस्त कराया गया था, प्लेन को हाईजैक करके ऐतिहासिक इमारत को, और उस मलबे के नीचे कई लोग दबकर मरे थे। दुनिया भर में इस आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। तो वहाँ पर जो क्षेत्र था, वो पूरा क्षेत्र जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसी इमारतें थी, उन्हीं सब क्षेत्रों को ग्राउंड जीरो या भूशून्य कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। न्यू ब्रिटेन, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रहा है न्यू ब्रिटेन, और कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये ब्रिटेन ही होना चाहिए, यानी ब्रिटेन के बारे में ही कह रहा है। जबकि यहाँ पर देखें एक और दे रहा है न्यू आयरलैंड। ये न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड, अगर हम इसमें से न्यू हटा दें तो ये दोनों अलग अलग देश हैं। ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, जिसका बहुत दिनों तक भारत उपनिवेश रहा। आयरलैंड, जहाँ की श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो भारत में आकर भारत में बस गई थी। तो दोनों ये अलग अलग देश हैं, लेकिन दोनों में चूंकि न्यू लगाया गया है, तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये एक द्वीप हैं, देश नहीं है। ये न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड एक द्वीप हैं, और ये जो दोनों द्वीप हैं पापुआ न्यू गिनी देश के अंतर्गत आते हैं। पापुआ न्यू गिनी एक देश है, जिस देश के कब्जे में ये न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड द्वीप हैं। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों द्वीपों का आकार ताइवान के आकार का है, और यह बिस्मार्क द्वीप समूह पर है। पापुआ न्यू गिनी के बिस्मार्क द्वीप समूह पर न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड द्वीप हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पुराना चालू परिसंस्करणशाला, जिसको हम रिफाइनरी के तेल भी कहते हैं, जहां पर पेट्रोलियम का रिफाइनरी होता है, ये पूछा गया कि भारत का सबसे चालू पुराना रिफाइनरी केंद्र कहां पर है। तो ये बहामास, ये गलत है। वसरा, ये भी गलत है। डिगबोई, जी हाँ ये सही है। और ये जो है आपको किस राज्य में आता है? असम में आता है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना, और इसको स्थापित किया गया था 1901 में। आज की डेट में इंडिया का ये सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधन कारखाना है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है? गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। तो
बाइबिल में यानी कि गार्डन ऑफ ईडन कहा गया है, तो मृत सागर ये बिल्कुल गलत है। मृत सागर नहीं होगा। इजराइल और जॉर्डन की सीमा के पास है। दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि, जी हाँ यही होगा, दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ईरान के तौर पर इसको जाना जाता था और फारस की खाड़ी से सटा हुआ ये हिस्सा है जो मेसोपोटामिया पहले कहा जाता था। आज के समय में इसी को हम ईरान कहते हैं। तो इसी क्षेत्र को गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। बाकी नील घाटी और कांगो घाटी ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। चलिए हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के आते हैं जी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और अमूमन बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, बड़ी आसान है ये। ओहायो ये बिल्कुल नहीं होगा, टेनेसी भी नहीं होगा, यूक्रेन भी नहीं होगा, पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। और जो न्यूयॉर्क है जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं वो हडसन नदी के किनारे हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। काले बन पाए जाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। काले बन ये बच्चों को कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। जैसे नाम से लग रहा है कि कहीं पे काला बन होगा, जो भी पेड़ पौधे होंगे सारे के सारे काले होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। देखिए काले वन जो यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। इसको हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि इसको अमूमन पेड़ समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह पेड़ नहीं है, एक पर्वत का नाम है। एक पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको हम भ्रंशोथ पर्वत या ब्लैक पर्वत कहते हैं। और संसार में सबसे जो बड़ा ब्लैक पर्वत है जिसको हम सियरा नेवादा कहते हैं, ये अमेरिका में है, जबकि फ्रांस में वास्जेस हैं और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जब भी एग्जाम में पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, तो ऑप्शन जो है अक्सर देता है पहले ऑप्शन में ही घना जंगल, किसी शहर का नाम, किसी पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम। तो याद रखिएगा घने जंगल में अधिकांश बच्चे जो है ऑप्शन पर टिक लगाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि काला वन ब्लैक फॉरेस्ट घना होगा तभी जाकर कालापन वहाँ पर रहेगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस हिसाब से गलत तरीके से वो गलत ऑप्शन चुनकर चले आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि काले वन का मतलब यहाँ पर हो गया ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है, और ये पर्वत जो है किस देश में है? तो ये आपको जर्मनी में है। ठीक है ना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में किसको आधारित संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? आधारित संरचना का मतलब होता है कि किसी उद्योग धंधे के माध्यम से देश का विकास करना, यानी उस प्रकार के उद्योगों को या उस प्रकार की सुविधाओं को शामिल करना जो देश को बेहतर तरीके से संरचना दे सकता है, जो औद्योगिक रूप से भारत को आगे कर सकता है। तो अगर देखें तो विद्युत उत्पादन ये तो चाहिए ही चाहिए। औद्योगिक संरचना क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है क्योंकि जितनी भी कंपनी वगैरह हैं विद्युत पर ही चल रही हैं आजकल। इलेक्ट्रिक ना हो तो फिर आज के समय में भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर किसी प्रकार की सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाएगा, तो ये ज़रूरी है। सड़कों का निर्माण ये तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सड़क नहीं रहेंगे तो फिर आप कितना भी उद्योगों का विकास कर लेंगे तो गंतव्य स्थानों पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने में आपको असुविधा होगी। खाद्य उत्पादन, इस खाने पीने की वस्तुओं को आधारित संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। जी नहीं, ये शामिल नहीं है। हवाई अड्डों का प्रसार, जी हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुगमता के साथ चीज़ें पहुंच सके दूसरों के पास, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आधारित संरचना क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो जो नहीं शामिल किया गया है वही आपका आंसर बनेगा, और यही एक ऑप्शन बन रहा है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर यही बनेगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन अब क्या हो जाएंगे? बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर बनेगा चीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में यांगसी नदी पर, जो चीन की यांगसी नदी है,
इसी यांगसी नदी पर एक डैम बनाया गया, जिस डैम को बनाने का उद्देश्य था हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत उत्पादन क्षमता को चीन में बढ़ाना। तो यहाँ पर यानी यांगसी नदी पर जो डैम बना हुआ है जिसको हम हाइड्रो डैम कहते हैं, ये 3 गार्जेट डैम कहलाता है, जो संसार का सबसे बड़ा डैम है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या बनेगा? चीन। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर निर्भर है? यानी दुनिया में वो कौन सा देश है जहां पर मशीनों का निर्माण यानी इस्पात से जो भी मशीनें बनती हैं, लोहे से बनी हुई जो भी मशीनें बनती हैं, उसके लिए कच्चा माल किस देश में प्राप्त नहीं हो पाता है, वो दूसरे देश पर निर्भर होकर तब अपने यहाँ लौह इस्पात उद्योग चलाता है। तो देखिए, इंग्लैंड में लोहे का उत्पादन होता है तो ये आश्रित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी लोहे का उत्पादन होता है, ये भी देश आश्रित नहीं है। जापान में भी लोहे का उत्पादन होता है तो ये भी देश भी आश्रित नहीं है। टर्की एक ऐसा देश हो गया जो पूरी तरह से दुनिया के दूसरे देशों पर लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए निर्भर हैं। तो यही आपका आंसर बनेगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, यह अभिन्न अंग है किसका? नॉर्वे का, उत्तर अमेरिका का, डेनमार्क का, कनाडा का। तो आपका सही आंसर बनेगा डेनमार्क। डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड और ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर केवल बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस पर जिस देश का कब्जा है वो देश कौन सा है? डेनमार्क। यदि हम इस ग्रीनलैंड के टोटल एरिया की बात करें यानी कितना बड़ा है, तो ये 21,66,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 21,66,000 किलोमीटर स्क्वायर। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, सॉरी देश नहीं क्षेत्र कहेंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसका 61 लाख और इसका 61 लाख और इसका 21,66,000 है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, संसार की छत किसे कहते हैं जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम पामीर के नाम से जानते हैं, पामीर का पठार, पामीर का पठार संसार का छत कहलाता है। तो आपका सही आंसर देखिए यहाँ पर है पामीर का पठार, ये आपका सही आंसर होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि पामीर के पठार का जो औसत ऊंचाई है वो 4200 मीटर है, काफ़ी ऊंचा है और ये पामीर का पठार तिब्बत में है जो इस समय चीन के कब्जे में है। तो इस पामीर के पठार की ऊंचाई काफ़ी अधिक और इसी पामीर के पठार से ही कुछ पर्वतों की श्रेणियां निकली हुई हैं, जिसमें एक है क्युनलुन पर्वत जो तिब्बत के पठार से निकलकर वापस तिब्बत की ओर ही चली गई है, एक है हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान की ओर चला गया है और एक है काराकोरम पर्वत जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में प्रवेश किया है। इसी काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है और इसी काराकोरम पर्वत पर भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर और बालतोड़ो ग्लेशियर भी है। ठीक है ना? तो ये पामीर का पठार याद रखिएगा, 4200 मीटर इसका क्या है जी? ये इसका हाइट है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? रेड क्लिफ लाइन पूछ रहा है क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपका सही आंसर बनेगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारतीय क्षेत्र की बात अगर करें तो भारतीय क्षेत्र का ये जो हिस्सा है जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, यहाँ पर फिर ये राजस्थान वाला इलाका, फिर यहाँ पर ये गुजरात का क्षेत्र,
ऐसे गुजरात का क्षेत्र है। तो यहाँ पर इससे इस तरह से सटा हुआ एक देश आपको हो गया ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का इलाका है। तो इस पाकिस्तान के इलाके के बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जिसको हम डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं, ये आपका है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर का निर्माण करता है। और पाकिस्तान और हमारे देश के बीच जो सीमा है, उस रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है? कितने का अंतर होता है? देखिए, ये जो आपका पृथ्वी है और इसके बीच में जो ये रेखा आपको है, जिसको हम 0 डिग्री GMT कहते हैं, ग्रीनविच मिस टाइम कहते हैं, जो इंग्लैंड के लंदन से होकर गुजरा है, ग्रीनविच से होकर गुजरा है। तो यहीं से संपूर्ण देश की तुलना होती है, संपूर्ण देश के समय की तुलना होती है। अब इस नॉर्थ पोल को, जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो भी अब रेखाएं हैं, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 360 देशांतर हैं। अब एक देशांतर, यानी यहाँ से आपको अगर यहाँ तक जाना होगा, एक देशांतर को पार करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है, उसके बाद ये 1 डिग्री देशांतर है, फिर ये आपको 2 डिग्री देशांतर है। तो अगर आप पूरब के साइड में बढ़े, इधर बढ़ रहे हैं पूरब साइड में, तो समय प्लस होता है। और एक देशांतर को पार करने में, यानी यहाँ से आप सिर्फ यहाँ तक जाइएगा ना, तो आपको एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 4 मिनट। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? जिसमें एक है आपको कनाडा, और जो पहला ऑप्शन दिया है वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यूरेनियम जो कि परमाणु उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब परमाणु यंत्र में काम आते हैं, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। अगर हम भारत में बात करें तो यूरेनियम का खान सबसे अधिक है झारखंड में, जहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है जादूगोड़ा की खान, जो कि सिंहभूम जिले में है। तो ये जादूगोड़ा की जो खान है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जबकि केरल में अगर जाते हैं तो केरल में बालू के कण के रूप में वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में थोरियम का भंडार मिल जाता है। ये बालू के कण के रूप में आपको मिलता है केरला में थोरियम, जबकि जादूगोड़ा में आपको क्या मिल जाता है? यूरेनियम। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन झारखंड ही करता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की इसकी बात किया है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? कनाडा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में वनों के विनाश का मुख्य कारण बताइए। तो देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ है सड़क का निर्माण, इतना भी भारत में सड़क या एशिया में नहीं बनता है जिससे कि हम कहें कि सड़कों का निर्माण ही वन उन्मूलन का, वनों के विनाश का कारण बनेगा। ये गलत है। बाढ़ जो है ये भी गलत है, क्योंकि सारे देशों में बाढ़ नहीं है, ये गलत है। अत्यधिक मृदा अपरदन जी नहीं, जहाँ समतलीय भूमि है वहाँ पर इस प्रकार की नहीं है। ये आपका सही आंसर बनेगा। ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, जी हाँ यही आंसर बनेगा, क्योंकि ईंधन के लकड़ी के चलते दुनिया भर के देशों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जंगलों की कटाई काफ़ी अधिक होती है। तो वनों के समाप्त होने का मुख्य कारण जो है ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण है। तो ये रहा आपके कुछ टॉप प्रश्न जो कि जीके से रिलेटेड थे। फिर हम अगले क्लास में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि यदि आप वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।